Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा। एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करें किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव फॉर क्लीन एंड हेल्दी सिटीज़ थ्रू स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के हिसाब से। मेन एम क्या रहेगा इसका भी, क्लीन सिटीज़, राइट, अर्बन एरियाज को क्लीन करना, स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री एक पार्ट नहीं है यूनिफाइड लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क की फॉर वन हेल्थ इनिशिएटिव? तो इसमें से हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका पार्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका पार्ट यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नए टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जो 9th अमेंडमेंट आया था, इसके हिसाब से TRI ने बोला है कि कितने वेटिंग पीरियड होना चाहिए अगर आपको सिम स्वैप कराना है या फिर मोबाइल नंबर पोर्टिंग करानी है उसके लिए। तो देखो, पोर्टिंग होती है जब आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पे जाते हैं। सिम स्वैप हो गया बेसिकली आपका सिम खो गया और आपको दूसरा सिम चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस होना चाहिए ना आपके एक सिम से दूसरे सिम में जाने के लिए, वो 7 दिन का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया सिम ले लिया एंड वो आपका खो गया, तो आप 7 दिन तक नया सिम नहीं ले सकते। या फिर आपने एक ऑपरेटर चेंज कराया, जियो से आप एयरटेल पे आ गए, तो वापस एयरटेल से वोडाफोन या जियो पे जाने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसके दौरान एक यूपीसी जनरेट होता है। यूपीसी कोड ये होता है यूनिक पोर्टिंग कोड। इस पोर्ट ये 7 दिन तक एलिजिबल रहता है और उसके बाद ही आप नया यहाँ पर नंबर यूपीसी ले सकते हैं फॉर दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जो कि चेयर की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा, जो कि रिवाइज करेगी बेस ईयर फॉर जीडीपी डाटा कैलकुलेशन। तो जीडीपी डाटा कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है ना, उसको रिवाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके लिए एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई, जो कि हेड की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा। पूछा जा रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये सब? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये कमेटी सेटअप की गई। नेक्स्ट, हेमिस फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? लद्दाख में ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्टली याद रखेंगे, लद्दाख फेस्टिवल इस बार 16 एंड 17 जून को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 3 इनिशिएटिव्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा? तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर गलत, बिल्कुल सही है। ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये वर्चुअल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट लॉन्च किया गया ना, ये किस लिए लॉन्च किया गया? कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स के लिए द्वारा लिए लॉन्च नहीं किया गया। ये आपका लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया नए एक्ट को टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स टू मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर्स? तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर से रिलेटेड, इस मोटर सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? ये बात की गई है बाय कर्नाटका। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, एंड अलग कई जगह से कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 3-month कैंपेन जिसका नाम रहेगा संपूर्णता अभियान, जिसका एम है 100% सेचुरेशन करना ऑफ
12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स अक्रॉस 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो 500 ब्लॉक्स में एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये एक 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया, 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर FY25। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। इस थीम बजट की थीम रहेगी विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत एंड ये 16% हायर रहेगा बजट एज कम्पेयर टू FY24 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, उस क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका एम है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना एंड इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का जो टारगेट है उसमें इसका बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम बढ़ावा देंगे, वीमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है, वो है शहर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क एट कहाँ पर, तो ये लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड बाइलरी साइंसेज की जगह पर इन न्यू दिल्ली। एंड इसका एम क्या था कि जो फैटी लीवर्स डिजीज आजकल हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एंड उसको टैकल करने के लिए एंड इन डिजीज से फाइट करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क। ESI मार्क आपके स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स पे लगेगा एंड अगर जिस भी यूटेंसिल पर और जिस भी स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल पे ये ISI मार्क नहीं होगा वो मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। एंड ये क्वालिटी के बारे में दर्शाता है कि ये जो आप जिस प्रोडक्ट पर जिस यूटेंसिल पे ये ISI मार्क होगा ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी मार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिलीज किया कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दारदा जी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जवाहरलाल दारदा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो कॉइन रहेगा 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा, 4 एलॉय से बना है ये एलॉय कॉइन एंड ये 44 मिलीमीटर डायमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेंस को अपस्किल किया जा सके इन साइबर स्पेस एंड ये 5th एडिशन है, 5th फेस रहेगा इस कैंपेन का। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा एंड इसमें वीमेंस को साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा देने के लिए स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। इसका 5th फेस है। जो फर्स्ट फेस था डिजिटल शक्ति का वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइजेस हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। तो किस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया नोडल मिनिस्ट्री को फॉर द हज कमेटी, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका ध्यान रखती थी हज पिलग्रिमेज का, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रखेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी क्या है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखने को मिली थी, कब 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, और इसके दौरान यहाँ पे रोड्स पर आपकी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कल्चर सेटअप करने की बात की गई जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी यूनेस्को की, ये हुई कहाँ पर थी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट जो कि है हाई सीज ट्रीटी। ये लॉन्च की इन्होंने साइन किया अंडर व्हाट, अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यहाँ पे मेन एम है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया द प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी शुगर, सॉल्ट या फिर सैचुरेटेड फैट, या आपके बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले किया जाएगा पैकेज फूड के लेबल्स पर। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फसाई के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट,
किस स्टेट विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो किस स्टेट ने अभी वो पहली स्टेट बनी इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो है राजस्थान। एंड यहाँ पर इनका हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। 3 फेज में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि AR/VR स्किल्स में यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फर्दर बच्चों को सिखा सके अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड AR/VR स्किल्स से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। यहाँ पे एम रहेगा कि 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को हम डिजिटली ट्रेन कर सकें इन AR/VR बाय 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया कि FY14 से लेके FY23 के बीच में इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स की जनरेशन करी है इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल द लोकल बॉडीज। तो कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की है फर्स्ट वॉल्यूम, वो है केरला। नेक्स्ट, डैश द फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान प्रेजेंटेड द बजट फॉर FY25। तो दिव्या कुमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान, इनके द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। इनका एम है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ ICAI के साथ, ताकि एक AI ऑडिट टूल को सेटअप किया जा सके जो कि आपके कॉर्पोरेट इंडिया एंड फ्रॉड्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पे इनिशियली अगर हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस AI टूल को बनाने के लिए एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है ये 25 से 100 करोड़ रुपए हो जाए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया डैश एस संविधान हत्या दिवस जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया कि हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 1975 में हमने इमरजेंसी ऑब्जर्व करी थी जो कि इंदिरा गांधी जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा इम्पोज की गई थी। एंड 2025 में इसके पूरे 50 साल हो जाएंगे, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बोला गया हर साल अब 2025 से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक 6 लेन का हाईवे एंड जो कि 7 किलोमीटर लंबा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इनॉग्रेट किया, तो ये धरगल तक है। कहाँ से, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेके धरगल तक इन गोवा ये लॉन्च किया गया है। 7 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कैप किया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को एट 1.66 करोड़ रुपीस पर IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर द पीरियड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कैपिंग की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज जो कि जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। देखो अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रक्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स ला सके, हम ग्रीन ट्रक्स ला सके जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मेथनॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एमिशन है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कम हो सके एंड जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1A फॉरम, जो अलाउ करेगा टैक्स पेयर्स को टू अमेंड देयर आउटवर्ड सप्लाई और सेल्स रिटर्न फॉरम। तो CBDT के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ताकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दे सके। देखो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब हर एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे एंड उस रिसर्च से वो फर्दर आउटकम निकालेंगे उस सिंगल प्रोडक्ट पर। 5 साल तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा 1 साइंटिस्ट 1 रिसर्च। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस प्रीमियर नेशनल लेबोरेटरी ने सेलिब्रेट किया 73rd फाउंडेशन डे ऑन 16 जुलाई इन न्यू दिल्ली।
तो ये है CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना 73rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। कब? 16 जुलाई को। नेक्स्ट आ जाते हैं GST काउंसिल। इन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ कितना, दैट इज ऑन द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये रहेगा, कितना परसेंट रहेगा? ये है 5%। किस पे रहेगा? जो भी आपके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, उसके टूल्स हो गए, टूल किट्स हो गई, उस पे जो हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज पे, उस पे स्टेट अवे 5% का इंटीग्रेटेड GST लगने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर द कोलिएशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन एट, कहाँ पर? ये कहाँ पे रहेगा? ये है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सिक्योर करी पहली रैंक इन द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी में ऑफ द प्रेज अवार्ड्स, जो कि PM स्वनिधि योजना के अंडर हुए थे। PM स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने टॉप किया? मध्य प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है इन द लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं द स्टेटस ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन का शेड्यूल B से शेड्यूल A CPSE हो गया, अपग्रेड कर दिया गया है। तो वो है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का जो शेड्यूल B थी वो अब वो अपग्रेड होके शेड्यूल A हो गई है। नेक्स्ट है इन जुलाई स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया साइट क्लियरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट परंदूर, कहाँ पर? इन तमिलनाडु। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया साइट क्लियरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट परंदूर, कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया है कमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर द इंडियाज प्लेबैक सिंगर मुकेश चंद माथुर जी ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी? तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कमेमोरेटिव स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 90 FM एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि कहाँ पर है? ऐजवाल, मिजोरम में। नेक्स्ट, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने रीनेम किया दरबार हॉल को एट राष्ट्रपति भवन टू व्हाट? इसको गणतंत्रता मंडप यहाँ पे रीनेम किया गया है, दरबार हॉल से गणतंत्रता मंडप इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट, एट विच पोर्ट हैज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी को सेटअप करने की बात की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स फॉर जुलाई मंथ। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम बताओ जो कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिन्होंने कंप्लीट किया फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1। तो L1 पॉइंट पे लॉन्च किया गया वो कौन सा स्पेस सैटेलाइट था इंडिया का? वो है आदित्य L1 यहाँ पे क्या है? लैग्रेंज 1 पॉइंट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इस आदित्य L1 मिशन का एम क्या है? कि सन की जो सरफेस है उसको स्टडी करना, बेसिकली सन को स्टडी करने का काम करता है। एंड अभी इन्होंने पहला हॉलो ऑर्बिट कंप्लीट किया है अराउंड दिस लैग्रेंज 1 पॉइंट। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ दैट रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद ब्लू ओरिजिन अनाउंस्ड इंडिया एज अ पार्टनर नेशन इन देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो वो है सेरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ब्लू ओरिजिन के साथ एंड इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया इनका पार्टनर नेशन रहेगा फॉर देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट है शेफर्ड, इसकी मदद से 6 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से एक सीट इंडिया की रहेगी, एक नाइजीरिया, एक मालदीव्स की रहेगी, जिसमें से हम देखेंगे शेफर्ड इस रॉकेट की मदद से 11 मिनट का ये एक मिशन रहेगा जहाँ पर आउटर स्पेस में लोगों को, इन एस्ट्रोनॉट्स को ले जाया जाएगा। और इंडिया यहाँ पर अभी पार्टनर नेशन बन गया है इस मिशन का। नेक्स्ट, नासा लॉन्च करेगा भी एक टेलीस्कोप, जिसका नाम क्या रहेगा, जो 2040 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि एलियंस को एंड इनहेबिटेड प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड है उनको स्टडी करने का काम करेगा। तो क्या नाम रहेगा इस टेलीस्कोप का? हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ, जिसको हम एलियंस कहते हैं, इनको सर्च करने का काम करेगा। 2040 में इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं इन जुलाई 2024 रॉसकॉस्मॉस जो रशिया की स्टेट कॉर्पोरेशन है फॉर स्पेस एक्टिविटीज या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने बोला कि हम रशियन ऑर्बिटल स्टेशन को लॉन्च करेंगे कब तक, 2033 तक। याद रखेंगे ये स्पेस स्टेशन रहेगा रशिया का, रशियन ऑर्बिटल स्टेशन। यहीं पे आप मुझे बताओ इंडिया के स्पेस स्टेशन का क्या नाम रहेगा। अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था इसके बारे में। एंड इसमें 5 मॉड्यूल्स रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ साथ बताओ कि ये जो मॉड्यूल्स हैं, जो फाइनल मॉड्यूल है वो कौन से ईयर में भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, टर्की, इनके द्वारा पहली इंडिजीनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है टर्कसैट 6A। इसको स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तो ये जो टर्कसैट 6A है ना, इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, एसएलएसएन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड, इन्होंने भी एक LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया कि ये जॉइंटली डेवलप करेंगे क्या। एंड ये जो इनिशियल लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है ड्यूरिंग द नेटो 75th एनिवर्सरी समिट जो कि वॉशिंगटन DC USA में हुई थी उसके दौरान। तो इन्होंने जॉइंटली डेवलप यहाँ पे जॉइंटली एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जो कि आपका लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए, राइट। अभी हम जानते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो ऐसे में ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए इन्होंने ये एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। किन कंट्रीज ने, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड ने। नेक्स्ट, उस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नए हैवी लिफ्ट रॉकेट का नाम बताओ दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूरोप स्पेसपोर्ट इन फ्रेंच गिनिया। फ्रेंच गिनिया से इसको लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि उस हैवी लिफ्ट रॉकेट का नाम बताओ जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है एरियाना 6 रॉकेट। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च द 4 न्यू एंटी ड्रोन प्रोडक्ट जिनका नाम है हॉकाई, बारबरिक, स्थिर स्टेप 640 एंड प्रशस्ता। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें जेन टेक्नोलॉजीज, ये एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है पुणे महाराष्ट्र में। इन्होंने ये 4 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए हैं। हॉकाई जो रहेगा ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम रहेगा विद न्यूमरस सेंसर्स। बारबरिक ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन रहेगा। स्थिर की बात करें ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल रहेगी। एंड प्रशस्ता की बात करें ये यूज करेंगे लाइडा टेक्नोलॉजी को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेन टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें से लाइडा टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा, तो प्रशस्ता ये लाइडा टेक्नोलॉजी यूज करेगा फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस थ्रेट्स। अगर लाइडर की बात करें, लाइडर क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब लाइट को छोड़ा जाता है, राइट, किसी पॉइंट पे पॉइंट किया जाता है, जब वो वहां से वापस टकरा के आती है तो उनका जो डिस्टेंस नापा जाता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो ये है लाइडा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया ऑथराइजेशन फ्रॉम इन स्पेस टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। तो किस कंपनी ने ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया है इन स्पेस के द्वारा, किसको मिला ये ऑथराइजेशन, ये है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड को ये अभी अप्रूवल मिल गया फ्रॉम इन स्पेस कि ये ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो डाटा ट्रांसमिशन और अच्छा हो जाएगा, मिशन में फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कम्युनिकेशन है रियल टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसमें हमें ज़्यादा एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। Next, scientists from Dash have recently generated the first undersea map of Ram Setu or Adams Bridge using laser technology from NASA's ICESat-2। तो साइंटिस्ट कहाँ के हैं ये, तो याद रखेंगे नासा के साइंटिस्ट ने अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज कहते हैं उसको हम राम सेतु कहते हैं, उसी को हम एडम्स ब्रिज के नाम से कहते हैं, राइट। तो उसका जो अंडरसी मैप है, तो पानी के नीचे जो एरिया है, जो जगह है, जो आपका हम कह सकते हैं जो सरफेस है, उसको मैप किया गया है। एंड उसको मैप किया गया नासा की ICESat-2 सैटेलाइट की मदद से, करेक्ट, ये यूजिंग द लेजर टेक्नोलॉजी। पूछा जा रहा है साइंटिस्ट ये किन के साइंटिस्ट ने, तो नासा के साइंटिस्ट ने ये मैपिंग की है। नेक्स्ट, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 6 नए एक्सोप्लैनेट्स, ये उनके नाम रहेंगे, इनको अभी डिस्कवर किया। तो नासा के साइंटिस्ट के द्वारा ये 6 नए एक्सोप्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया गया है। Next, what was the remittance value received by India in 2023 according to the World Bank's Migration and Development Brief released in June 2024? So, in 2023, India received a remittance of $120 billion. India stood at first position in this data, correct? And the remittance to India are forecasted to grow by almost 3.7% to $124 billion in 2024. And it is expected to grow further by 4% to $129 billion by 2025. Next,
The report titled Payroll Reporting in India and Employment Perspective from January to April 2024, it was released by which organization that highlights a decline in the gross new subscribers addition to the EPFO for FY25 by over 4% to 10.9 million as compared to FY23. So, payroll reporting in India and employment perspective January to April 2024. This report was released by Ministry of Statistics and Program Implementation, and it stated that the EPFO addition has been reduced by almost 4%. Next, according to the IMF, that is International Monetary Fund, they have released an artificial intelligence preparedness index dashboard, and India has secured which rank among 174 countries in this AIPI, that is artificial intelligence preparedness index. So our India, it stands at 72nd rank. It was topped by which index? It is Singapore, that has secured the first position in the artificial intelligence preparedness index. On second position it is Denmark. USA on third position. Next is according to the Mercer's 2024 cost of living city ranking report, which city was identified as the most expensive city in India? I repeat, according to the Mercer's 2024 cost of living city ranking, which city was identified as the most expensive in India? It is Mumbai that has been identified as the most expensive city to live in India. Correct. Globally, if we are talking about, Hong Kong secured the first position. Then Hong Kong is in China. Then Singapore secured the second position here, and third position was of Zurich. Next, see one more thing. Mumbai secured first position, the most expensive in India. But if we are talking about globally, it was at 136th position. Next, according to RBI's measuring productivity at the industry level India KLEMS database, India's employment rate provisionally grew at 6% in FY24 from a growth of 3.2% in FY23. Next, which country topped the list of the most affordable countries for expatriates or immigrants as per the Expat Insiders 2024 survey for personal finance index category conducted by Internations? So it is Vietnam. It is considered one of the most affordable countries when any individual wants to shift out of his own country and move to a different country. India was on the 6th spot here. Next, which organization has recently announced the new World Soil Health Index to establish global standards for soil quality assessment? It is UNESCO. Right? UNESCO has announced new World Soil Health Index to establish global standards for the soil quality assessment. Next, which states were ranked top in the Niti Aayog Sustainable Development Goals India Index 23-24? So it is Kerala and Uttarakhand that has secured the top position, that is the first position in the Niti Aayog's 4th edition of Sustainable Development Goals India Index and Dashboard. Correct. Kerala retained the top position for the 4th consecutive time. Correct. And this time Kerala has shared its spot with Uttarakhand. Next is which organization recently released a report, that is World Population Prospectus 2024, stating that India's population is expected to peak at about 1.701 billion in 2062. So, which organization released this report? It was released by United Nations. It was released by which organization? United Nations Department of Economic and Social Affairs. Then, as we know, India is the current most populated country in the world. Second is China, followed by USA at third position. Next, according to recently released WHO and UNICEF estimates of national immunization coverage report, India's national immunization program missed how much dash children for DPT and measles shots in 2023. So India's national immunization program missed almost 1.6 million children for diphtheria, pertussis and tetanus injection shots and measles shots in 2023.
3. So these many children have missed their shots. Next, and with this, remember, India became the second country or the second highest number of children who have received the vaccine. Correct? Or who have not received the vaccine. Correct? I repeat again. India became the second highest country in the world where the second highest number of children are there who have not received the vaccines here. On the first position, it is Nigeria. Next, which organization released the 2024 Digital Economy Report in July stating that India's 163% increase in electronic waste generation from 2010 to 2022? It is UNCTAD, that is United Nations Trade and Development. Right, they have released this 2024 Digital Economy Report that stated that India's 163% increase in e-waste generation from 2010 to 2022. Next, who has recently launched the e-mobility research and development roadmap for India report in New Delhi? So, who recently launched this e-mobility research and development roadmap for India? It was released by Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Advisor to the Government of India. This roadmap document, it basically outlines the critical research initiatives that are positioning India as a global leader in the electric mobility that aligns with the India's goal of energy independence by 2047. Why 2047? Because India will achieve 100 years of independence and also to achieve their goal of becoming net zero emission by 2070. Next, Global Education Monitoring Report compiled by Dash highlights how climate change is disrupting education outcomes and increasing learning losses. So, Global Education Monitoring Report compiled by the UNESCO. It highlights that the climate change is disrupting the education outcomes and it increasing the learning loss. Next is name the organization that recently published a report titled Electronics Powering India's Participation in Global Value Chain. This is the name of the report. It states that the India's electronic goods exports are approximately $25 billion annually. So this is the report released by which organization? It is released by Niti Aayog. Next, which Indian state has recently become the world's first state to launch a gross environmental product index to assess the overall development of the ecosystem? So it is Uttarakhand state that became the world's first state to launch GEP index, that is gross environmental product index, that is to assess the overall development of the ecosystem. Next, which is not among the India's top 5 most inclusive brands featured in the Brands Inclusion Index 2024 released by Kantar. So among the following, if we see Nike, this is not the India's top 5 most inclusive brands that have been featured here. If we talk about them, Google, Tata Motors, Amazon, Zio and Apple. These are the top 5 most inclusive brands in India. Next, what is India's ranking in the Henley Passport Index as of July 2024? So what is India's ranking in the Henley Passport Index as of July 2024? It stands at 82nd position. And India has been sharing this position with Senegal and Tajikistan. Next, according to recently released United Nations report, that is State of Food Security and Nutrition in the World 2024, around how many people faced hunger in 2023? So around almost 733 million people faced hunger in 2023 as per the data released by SOFI, and this report has been released by United Nations.